नमस्कार दर्शकों, इडबी बैंक से आपके लिए ईएसओ पोस्ट की वैकेंसीज आई हैं और ईएसओ का मतलब है एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस और इसकी टोटल 1000 वैकेंसीज हैं। तो कैसे कैसे वैकेंसीज को बांटा गया है कैटेगरी में, कितने कितने किस कैटेगरी को मिली है, आपको अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी आपकी क्या होने वाली है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस भी हम इसका इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया पोस्ट का नाम तो एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन 2025-26 और जो इसमें आपकी वैकेंसीज हैं वो 1000 हैं और 1000 में से 448 यानी 448 जो वैकेंसीज हैं वो अनरिजर्व के लिए दी गई हैं, 94 एसटी के लिए हैं, 127 एससी के लिए है, 231 ओबीसी के लिए है, 100 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है। ठीक है, और इसी में आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए भी। नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें आपको अप्लाई कब तक करना है, तो आपकी जो शुरुआत होगी अप्लाई करने की वो 7 नवंबर से होगी। ठीक है, और 16 नवंबर तक आप ये फॉर्म भर पाएंगे और इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, एक टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर का हम आगे बात करने ही वाले हैं, तो टेंशन फ्री रहिए। यहाँ बस आपको डेट बताई जा रही है कि ऑनलाइन टेस्ट की डेट क्या होगी, तो 1 दिसंबर इन्होंने तय की है। अब चलते हैं हम आगे। तो बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 1 अक्टूबर से पहले पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए, और अगर कोई ओवर एज हो रहा है तो उसको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, बशर्ते आप SC ST OBC PWD के कैंडिडेट होने चाहिए। ठीक है, जनरल को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता, आप जानते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना है किसी भी डिसिप्लिन से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किसी भी डिसिप्लिन से आपकी अगर ग्रेजुएशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपको इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ग्रेजुएट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें तो आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर में या IT में रिलेटेड एस्पेक्ट में। नेक्स्ट चलें कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी आपकी होगी इसमें 29,000 रुपये पर मंथ फर्स्ट ईयर के लिए और 31,000 पर मंथ सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे कि द अपॉइंटमेंट इज प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर, तो आपकी एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, मत सोचिएगा कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल ही है, आगे इसमें आपकी परमानेंट भी हो सकती है, हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो द अपॉइंटमेंट शैल नॉट बी एंटाइटल टू ड्रॉ एनी अलाउंस सच एज DA HRA एक्सेट्रा, तो आपको कोई अलाउंस नहीं दिया जाएगा, यही आपकी सैलरी है कुल मिलाकर के। आगे बात करें contractual period of service would not be counted for any seniority, superannuation, termination, benefit, continuation of employment etc. तो इसमें कोई सीनियरिटी विनियरिटी का केस कुछ भी नहीं है। तो आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही डिस्कस करते हैं। हम बात करें इसमें कि जो भी कैंडिडेट इसमें पोस्टिंग लेंगे वो ऑल ओवर इंडिया उनकी पोस्टिंग हो सकती है, इनसाइड भी हो सकती है इंडिया के और आउटसाइड भी हो सकती है। करियर प्रोस्पेक्ट पे आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। द अपॉइंटमेंट ऑफ ESO विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो शुरुआत में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड मे बी रिव्यूड फॉर एक्सटेंशन ऑन ईयर टू ईयर बेसिस फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ईयर टू ईयर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो रिव्यू की जाएगी और हर साल आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता रहेगा, एक्सटेंशन उसको मिलता रहेगा, और सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, मैंने बताया परफॉर्मेंस के बेस पर। ठीक है, और कंप्लीशन ऑफ असाइन मैंडेटरी ई सर्टिफिकेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी एंड एनी अदर क्राइटेरिया दैट बैंक में डिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जैसे वैकेंसी आप और निकलती हैं, मतलब और बढ़ती हैं, तो उसमें भी आपको कंसिडर किया जाएगा एज पर एक्सटेंट बैंक्स नॉर्म ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस। जैसे आपकी जो है कॉन्ट्रैक्ट की जो 2 साल पूरे हो जाएंगे, अपॉइंटी शैल बिकम एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, तो आपको अपने 2 साल कंप्लीट करने के बाद एज ESO, तो उसके बाद आपको जैम यानी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड O बनने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपकी ESO के बाद जो आपका आगे की अपॉइंटमेंट होगी वो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के रूप में हो जाएगी आपके 2 साल कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो ये बैंक सिलेक्शन प्रोसेस होगा दैट वुड बी कंडक्टेड बाय द बैंक, तो द सेम वुड बी सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस, और ये भी आपका परफॉर्मेंस बेस्ड ही रहने वाला है और वैकेंसीज की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करेगा और अदर क्राइटेरिया पर डिपेंड करेगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपकी, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है लेकिन रहेगी नहीं। ठीक है, बात समझिए ये, तो इसमें अप्लाई करिए और वैकेंसीज भी अच्छी हैं, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है जहाँ बैंक चाहे वहाँ पर। आगे हम बात करें द सेम वुड बी सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस, ये मैंने अच्छा बता दिया। दीज नॉर्म शैल बी एज पर देन प्रिवलेंट बैंक प्रमोशन पॉलिसी एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन ज्वाइनिंग द बैंक सर्विस एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। CTC वुड बी बिटवीन 6.14 लाख टू 6.50 लाख। ठीक है, तो आपका CTC मतलब आपकी सैलरी पर एनम बदल जाएगी, ऑब्वियस सी बात है।
जब आपको इसमें प्रमोशन मिलेगा तो आपका जो सैलरी है वो भी बढ़ेगा, जो कि पर एनम 6.25 से 6.5 लाख तक हो जाएगा, मतलब 50,000 प्लस आपकी इसमें सैलरी रहेगी। ठीक है, तो प्रमोशन आपको मिलेगा, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आगे बात करें, अपॉइंटमेंट एज ग्रेड ओ विल बी एज पर द प्रिवेलिंग पॉलिसी एज बैंक एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी एट द रेलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम। द ब्रॉड modalities of the selection process shall be decided by the bank from time to time and would be at its role discretion। तो बात समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका, क्योंकि बेशक इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट इसे लिखा है, लेकिन ये ऐसी रहेगी नहीं, इसमें आपका प्रमोशन भी होगा और आपकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो आप परमानेंट भी इसमें रह सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो शुरू में मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका एक, जो कि 1 दिसंबर इसकी डेट डिसाइड की गई है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, और मेडिकल टेस्ट तो हर गवर्नमेंट जॉब के लिए होता ही है। ठीक है, तो मेनली ऑनलाइन टेस्ट ही है और एक ही टेस्ट है, और फिर पर्सनल इंटरव्यू है, 2 आपके मान लीजिए मेन चीज़ हैं। फिर आपकी जो सिलेबस है, मतलब सिलेबस जो आपका पैटर्न है एग्जाम का, वो हम देख लेते हैं। आपका जो आएगा लॉजिकल रीजनिंग आएगी, डाटा एनालिसिस आएगा एंड इंटरप्रिटेशन आएगा। ठीक है, जिसके टोटल क्वेश्चन 60 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 60 हैं, और इसमें आपको टाइम अलॉट कर दिया गया है 40 मिनट का। अब अगर किसी ने DSSB का एग्जाम दिया है तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि वहाँ पे हर एक सेक्शन को, जैसे जीएस का सेक्शन है, अर्थमेटिक का सेक्शन है, तो और रीजनिंग का सेक्शन है, बाकी जितने भी सेक्शन है उनको टाइम अलॉट कर दिया जाता है 20 मिनट 40 मिनट के हिसाब से। और जब वो उस सेक्शन को सबमिट कर देते हैं आंसर करने के बाद, तो उसे दोबारा रिव्यू नहीं कर पाते। तो शायद ऐसा इसमें भी है, तो ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि इसमें लिखा है टाइम अलॉटेड फॉर ईच टेस्ट। तो आप हो सकता है कि उस टेस्ट को जो आप दे चुके हैं, ठीक है, उस सेक्शन को जिसके आंसर आप दे चुके हैं, उसे दोबारा से रिव्यू ना कर पाएँ। तो अपनी जो अपनी मेंटल स्टेट है वो ऐसी बना के जाना कि आप उसको रिव्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर नुकसान उठाना पड़ जाता है जब हमें पता चलता है सबमिट करने के बाद कि हम उसको रिव्यू नहीं कर पाते। ठीक है, तो जैसा इनका स्टेटमेंट है इसमें कि टाइम अलॉट किया गया है, तो उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से यह है। और इसमें दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है कि आप रिव्यू कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि अभी तक जहाँ तक मेरी नॉलेज है, टाइम अलॉट का मतलब यही होता है। बाकी जब आप पेपर देंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, बस मैंने बता दिया था कि आप मेंटली प्रिपेयर रहे। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इसके टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के, 20 मिनट इसमें आपको दे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के, 35 क्वेश्चन इसमें आपको 35 मिनट आपको इसमें दिए गए हैं। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग, अवेयरनेस, कंप्यूटर या फिर IT। ठीक है, इन चारों के क्वेश्चन, इन 6 के क्वेश्चन आएंगे, और ये आपके टोटल क्वेश्चन होंगे 60, जिसके टोटल मार्क्स होंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 60, और इसमें आपको टाइम अलॉटमेंट किया गया है 25 मिनट का। टोटल जो मिनट है आपके 120, यानी 2 घंटे का आपका पेपर होगा। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो हर सेक्शन में, ठीक है, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन है, इंग्लिश का सेक्शन है, हर किसी सेक्शन में आपको कट ऑफ मार्क्स लाने होंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, और ये बैंक डिसाइड करेगा कि उनकी कट ऑफ मार्क्स क्या रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें आपको पेनल्टी कितनी की गई है आपके रॉन्ग आंसर की, तो 1/4 की गई है। ठीक है, तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम आगे। तो जब आप OT में पास हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो इंटरव्यू के लिए भी शॉर्टलिस्ट होंगे। चलते हैं आगे। तो इसमें दिया गया है पर्सनल इंटरव्यू की कुछ इन्फॉर्मेशन, जो कि कॉमन सी है कि आप जब OT क्लियर कर लेंगे तो आपको PI के लिए बुलाया जाएगा, और द पर्सनल इंटरव्यू शैल बी ऑफ 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, एंड कैंडिडेट नीड टू स्कोर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विच शैल नॉट बी लेस देन 50%। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो इंटरव्यू में आपको 50% यानी 50 मार्क्स लाने होंगे 100 में से, और अगर आप SC ST OBC या PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 100 में से 45 मार्क्स लाने होंगे, मतलब 45% मार्क्स लाने होंगे। फिर द कंबाइंड फाइनल स्कोर ऑफ कैंडिडेट शैल बी अराइव्ड एट ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द OT एंड PI। तो ऑनलाइन टेस्ट और PI यानी पर्सनल इंटरव्यू दोनों के मिलाकर आपकी क्या होगी, फाइनल सिलेक्शन, फाइनल स्कोर तय किया जाएगा, उस पर फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। फिर while appearing for the interview, candidate should produce valid prescribed document as indicated in the relevant section of this advertisement. In the absence of the document, candidature of the candidate shall be cancelled and candidate will not be allowed to take part in the PI। ठीक है, तो आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जो कि इसी PDF एडवर्टीजमेंट में दी गई हैं, वो हम आगे देख लेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है इंटरव्यू में ले जाने के लिए। फिर नेक्स्ट हम बात करें, IDBI बैंक टेक्स नो रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रिसीव कलेक्ट एनी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स एंड सेपरेटली। तो कोई सेपरेटली आप अगर डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो उसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है। ए कैंडिडेट शुड क्वालिफाई बोथ इन OT एंड इंटरव्यू एंड रैंक सफिशिएंटली हाई इन द कंबाइंड मार्क्स मेरिट लिस्ट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सिलेक्शन इन ऑर्डर टू बी इन रैंकिंग फॉर इंक्लूजन द फाइनल सेलेक्ट लिस्ट। तो आपके जो है अच्छे मार्क्स लाने, कहने का मतलब ये है मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको हाईएस्ट मार्क्स लाने हैं। ठीक है, द फाइनल सिलेक्शन वुड बी मेड बेस्ड ऑन फार्मूला फाइनल स्कोर। तो जो फाइनल सिलेक्शन होगा तो 75%, यानी जितना आप OT यानी अपने ऑनलाइन टेस्ट में स्कोर करेंगे उसका 75% 3/4 लिया जाएगा, प्लस 1/4 लिया जाएगा आपके इंटरव्यू के स्कोर का। ठीक है, तो समझ गए आप ये चीज़। तो इन दोनों को कंबाइन करके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फिर नेक्स्ट बात करें हम, द फाइनल ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वुड बी इशूड टू कैंडिडेट
who found to be medically fit as per bank's medical fitness standard and by bank's medical officer at corporate center Mumbai, subject to fulfillment of all other eligibility criteria with regard to age, qualification etc. as stipulated in the advertisement। तो मेडिकली फिट रहना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें मेडिकल टेस्ट आपका किया जाएगा बैंक के द्वारा, बैंक के मेडिकल ऑफिसर्स द्वारा। ठीक है, तो बात समझ गए आप कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या प्रोसीजर है आपके सिलेक्शन का। नेक्स्ट हम बात करें, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि आप नेशनलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए। और अब हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो सभी को पता होगा SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC को जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, और जो भी PWD कैटेगरी के हैं उन्हें 10 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, ठीक है ना, और जिन्होंने अपने 5 साल दिए हैं मिलिट्री में, हैव बीन रिलीज ऑन कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट, तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, जो भी कैंडिडेट हैं अगर वो 1984 के दंगों से प्रभावित हुए हैं तो उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। फिर चलते हैं हम आगे। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, ग्रेजुएट हो आप किसी भी डिसिप्लिन में। इसमें अदर चीज़ दी गई है कि कंप्लीटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी डीम्ड एज कंसेंट फ्रॉम द कैंडिडेट टू चेक हिज क्रेडिट हिस्ट्री विद द रेलेवेंट एजेंसीज। तो ये कॉमन सी है। हाउ टू अप्लाई इसमें बताया गया कैसे आपको अप्लाई करना है। आप इसमें अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, 16 नवंबर तक अप्लाई कर देना है, और दोनों ही डेट इंक्लूसिव है। 7 नवंबर से चालू हो जाएगा जो कि आप 16 नवंबर तक अपना फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, और बात करें हम आगे, तो आपको वैलिड ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ देना है, आपको अपनी डिक्लेरेशन भी देनी है, सिग्नेचर, ओके। तो सारी चीज़ें हमने इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कस कर ली हैं। अब हम जरा इसमें देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं अपने इंटरव्यू के वक्त। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं पहले बता दूं, इसमें एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको लगेगी। डॉक्यूमेंट हम जरूर देखेंगे, टेंशन फ्री रहिए। तो पहले एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं। 250 रुपये लगेगी अगर आप SC ST PWD के कैंडिडेट हैं, और 1050 लगेगी अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम सीधा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको लेके जाने हैं अपने इंटरव्यू के टाइम। तो आप लेके जाएंगे 10th या 12th की मार्कशीट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसमें आपकी बर्थ सर्टिफिकेट मेंशन हो, या अलग से कोई आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो आप वो लेके जा सकते हैं। फिर आप लेके जाएंगे हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 10th एंड 12th। तो 10th और 12th की आपको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, सनद कहते हैं जिसको हिंदी में, वो लेके जानी है। फिर ग्रेजुएशन की आपको मार्कशीट और डिग्री लेके जानी है साथ में। ठीक है, तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके जानी है और डिग्री लेके जानी है। और अगर आपने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो क्लियर कर ली है लेकिन अभी उसकी मार्कशीट या डिग्री नहीं आई है तो आपको प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट अपना लेके जाना होगा इंटरव्यू के टाइम पर। फिर अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कैटेगरी के बेनिफिट चाहते हैं, कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका। फिर वर्क एक्सपीरियंस इसमें मांगा नहीं है लेकिन अगर आपके पास है तो आपको वो लेके जाने हैं। तो देख लेते हैं, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ़ डिक्लेयर्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स सच एज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द पोस्ट एंड करंट एम्प्लॉयज or officer letter, relieving letter, pay or salary slip clearing indicating the date of joining and date of relieving for each of the previous employment। तो आपको अपना पे स्लिप लेके जाना है अगर आप कहीं काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, रिलीविंग लेटर लेके जाना है अगर आपने छोड़ दिया है काम करके। ठीक है, करंट एम्प्लॉयर्स हैं तो आपको लेके जाना है तो जिसमें आपकी डेट मेंशन हो ज्वाइनिंग की और रिलीविंग की, तो ये चीज़ आपको लेके जानी है। नेक्स्ट हम बात करें, PWD का सर्टिफिकेट लेके जाना है अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो, और फोटो आइडेंटिटी लेके जानी है, एनी टू। ठीक है, कोई भी 2 फोटो आइडेंटिटी लेके जानी है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स ID, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ। जब बैंक की पासबुक हो फोटोग्राफ के साथ हो तो लेके जाना, तो वैलिड है वो। और आधार या आधार कार्ड विद ए फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ जरूर होनी चाहिए आपकी आइडेंटिटी कार्ड में। और इसमें एनी टू पता नहीं क्यों लिखा है लेकिन आप ले जाना 2। ठीक है, या तो पैन कार्ड ले जाना है, पासपोर्ट ले जाना, 2 जरूर लेके जाना। लेकिन नेक्स्ट हम बात करें, सर्टिफिकेट हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं क्या लेके जाने हैं आपको। तो एवरीथिंग वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, ठीक है, कुछ क्लियर करना रह गया है मेरा, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपकी जो वैकेंसीज़ की या जॉब की कोई भी अपडेट है वो मिस ना हो। और प्लीज़ आप कम्युनिटी सेक्शन को भी चेक करिए क्योंकि उसमें कभी ऐसा होता है कि जो भी मैंने जॉब की अपडेट डाली है उसकी सिर्फ इंटरव्यू होता है उस जॉब के लिए, और वो डेट भी चेंज हो जाती है, कैंसिल भी हो जाता है, तो उसकी अपडेट कम्युनिटी सेक्शन में आती है, तो आप देखते रहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।